जैसे दुनिया में मानव शास्त्र का ये हुआ था, जैसे दुनिया में मानव शास्त्र का जो उत्पत्ति हुआ विषय के रूप में, वैसे ही भारत में भी हुआ है। ठीक है, और यहां भी ये 4 चरणों में हुआ है। इसका जो पहला चरण है, यहां भी ये 4 चरणों में ही हुआ है। इसका पहला चरण है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव फेज। और ये फॉर्मेटिव फेज या फॉर्मेटिव पीरियड कह सकते हैं इसको। और ये पीरियड है बेसिकली 1774 से लेकर के 1919 के बीच का। दूसरा इसका है कंस्ट्रक्टिव फेज। और ये है बेसिकली 1920 से 1949 के बीच का। तीसरा है एनालिटिकल फेज। और ये है 1950 से 1990 का। और चौथा है, और वो है इवेल्युएटिव फेज। और ये है 1990 से अब तक। तो भारत में भी मानव शास्त्र एक विषय के रूप में इन्हीं 4 चरणों से गुजरते हुए स्थापित हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ कि भारत में जो इसका जो विकास है, जैसे दुनिया में धीमा रहा था, वैसे ही भारत में भी इसका विकास क्या हुआ, वो धीमा ही रहा है। और इस पे सबसे पहले जो बसु राय हैं, तो बसु राय ने इस पे चर्चा किया था कि भारत में इसका विकास का स्वरूप क्या रहा था। तो बसु राय हैं ये। अब पहला हम लोग देखते हैं, पहला है फॉर्मेटिव फेज। पहला है यहां पे फॉर्मेटिव फेज या फॉर्मेटिव पीरियड, इसे कहेंगे हम लोग प्रारंभिक अवस्था। या अवधि भी कह सकते हैं, या काल भी कह सकते हैं। इस काल में क्या हुआ, तो इस काल में सबसे पहले क्या था, जब सबसे जो ज्यादा जो जोर दिया गया वो दिया गया जो जनजातीय जो स्थिति थी। तो जनजातीय समुदाय पे पहले अध्ययन किया गया। उसके जो संस्कृति है उसमें जो व्यापक विभिन्नता मौजूद है, उससे संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। और उनका जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति है, उससे संबंधित जो भी तथ्य है उसको लोगों ने हासिल किया। और ये हुआ था संभव जब कई लोग जब गए आगे क्षेत्र कार्य करने के लिए, मतलब उन फील्ड में जाकर के आदिवासियों को जीवन शैली को समझने का प्रयास किया, करीब से जाकर के अध्ययन किया, देखा, पढ़ा और संबंधित जो भी जानकारी इकट्ठा हुआ, तो वो इसमें उसी चीज को इकट्ठा किया गया था। तो यहाँ पे याद रखना कि पहले अवस्था में जनजाति के जीवन, रीति रिवाज, जनजाति के जीवन शैली, रीति रिवाज तथा सामाजिक एवं
सांस्कृतिक भिन्नता, सांस्कृतिक जो विविधता है या जो भिन्नता है पर अधिक जोर दिया गया, विविधता के अध्ययन पर। से संबंधित है। माने इस पे यही जनजातियों का जो जीवन शैली है वो कैसा है, रीति रिवाज कैसा है, सामाजिक एवं संस्कृति जो विविधता है वो कैसा है, तो इसके अध्ययन से संबंधित काम को यहां पे किया गया था। और तब जाकर के चूंकि ये जो अवस्था है फॉर्मेटिव पीरियड का, ये मैंने कहा 1774 से लेकर और ये 1919 के बीच का है, तो तब जाकर के 1774 में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। और किसने किया था तो ये पूछ सकता है, सर विलियम जोन के द्वारा किया गया था। सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एंशिएंट हिस्ट्री किताब पर होगे तो वहां पे इसका उल्लेख मिलेगा तुमको, ठीक है। और यही साबित हुआ, इसका जो स्थापना है ये मील का पत्थर साबित हुआ, ये इसको कह सकते हो कि मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि कई सारे पत्र पत्रिकाएं जो आदिवासी या जनजातियों के जीवन से संबंधित था, उसके रीति रिवाज संबंधी था, उसके सामाजिक और आर्थिक हालात संबंधी था, वो प्रकाशित किया गया। और तब जाकर के शेष भारत और दुनिया में लोगों को ये पता चला कि वहां पे मूल रूप से क्या समस्या है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसी के बाद से कई सारे शोध पत्रिकाएं प्रकाशित हो पाया था। शोध पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुआ। तो पहला चरण में जो महत्वपूर्ण काम है उसमें से सबसे आरंभिक जो महत्वपूर्ण काम था यही था कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप कई तरह के शोध पत्र पत्रिकाएं जो आदिवासियों से संबंधित था वो प्रकाश में आया। फिर जाकर के 1872 में कहते हैं द इंडियन एंटीक्यूरी, द इंडियन एंटीक्यूरी, ये प्रकाशित हुआ। ये प्रकाशित हुआ। ये था क्या? कई सारे लेख थे। एक प्रकार का क्या, हाँ, एक प्रकार की किताब है जिसमें कई सारे आदिवासी संबंधित लेख था और इस लेख से भी लोगों को बहुत सारी जानकारी हासिल हुई। फिर जाकर के 1886 में
1886 में बॉम्बे एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ, मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। इसका स्थापना हुआ। और ये सोसाइटी भी क्या हुआ, यहां से भी अब कई सारे प्रकाशन हुआ, तो कई सारे शोध पत्र प्रकाशित किया गया। इसी क्रम में जब पूछेगा ना, तो इसी क्रम में आंसर लिखना है एकदम से, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा, कोई आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये देगा कि भारत में मानव शास्त्र एक विषय के रूप में कैसे उदय हुआ है, तो उस पर नोट लिखने के लिए, तो जिस क्रम में लिख रहे हो, जिन बातों को लिख रहे हो, इन्हीं बातों को वहां भी लिखना होगा, तो इसको याद रखना। अब नतीजा क्या हुआ कि एक तरफ कई सारे सोसाइटीज, कई सारे शोध पत्र, कई सारे पुस्तकें आ रही थी, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था ना, व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग कई सारे प्रयास कर रहे थे, जिसमें से कुछ प्रयास मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वो व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास था। व्यक्तिगत स्तर पर जो जिन लोगों ने प्रयास किया, वो योगदान था बेसिकली यहां पे प्रमुख थे। एक थे यहां पे रिजले, एक थे यहां पे एस.सी. रॉय, एक थे यहां पे डी.एन. मजूमदार, एक थे यहां पे एल.पी. विद्यार्थी, तो ये लोग थे जो व्यक्तिगत स्तर पर अपने अपना इन लोगों ने लेख को, पुस्तकों को और शोध पत्रों को लिखा, और उससे जो है आदिवासियों की स्थिति है या भारत में जो विविधता था उसके विषय में बताने का प्रयास किया। जैसे हम लोग कुछ को हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे रिजले ने क्या किया, जो रिजले है यहाँ पे, इसने 1891 में बंगाल के आदिवासी जनजाति या जनजातीय कहना, तथा जाति के ऊपर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। दूसरा है एस.सी. रॉय, रिजले के बाद हैं, वो थे एस.सी. रॉय। इसने 1912 में एक मोनोग्राफ जो है ना वो प्रकाशित किया, और वो था मुंडा पे, मुंडा जनजाति के ऊपर।
एक शोध पत्र लिखाइए। फिर मजूमदार ने जाकर के, जो डीएन मजूमदार थे, डीएन मजूमदार, ठीक है, बेसिकली कहो कि इन्होंने, और इनका ही एक स्टूडेंट था, एलपी विद्यार्थी, मानव शास्त्र को विषय के रूप में भारत में स्थापित करने में अहम योगदान दिया था। अहम योगदान दिया। तो इन लोगों ने भी इस संबंध में क्या है, कई सारे शोध लिखे हैं, कई सारे पत्र लिखे हैं, और आज भी हम इनका किताब भी पढ़ते हैं अक्सर। तो मदन मजूमदार का किताब भी आता है जिसको आप पढ़ते हो एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी में। तो ठीक है, तो पहला जो ये था वो था निर्माणकारी अवस्था कह लो या प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था के चरणों में यहीं तक ये काम हुआ है। तब इसके बाद शुरू होता है दूसरा अवस्था। तो पहला अवस्था में एक बात समझ में आ गया कि पहला अवस्था का जो संबंध है मूल रूप से क्या है, विभिन्न जनजाति, उसका जो सामाजिक जो व्यवस्था है, सांस्कृतिक जो भिन्नता है, जो रीति जो रिवाज है, रहन सहन है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनसे संबंधित था। और उसी पे कई सारे लेख लिखे गए, और जिसके तहत, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे हो, उसका स्थापना किया गया। और इंडिया में इस तरह के शोध कार्य आगे बढ़ा। तो पहले इतना लिख लिया। ये लिख लिए। यस। अब है इसके बाद दूसरा अवस्था शुरू होता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फेज। देखो 1920 से 1949 के बीच में तय अवधि है। और इस अवधि में अगर हम देखें, सबसे पहले क्या क्या हुआ। पहला है कि 1920 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मानव शास्त्र का जो पीजी का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो गया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मानव विज्ञान का में पीजी कोर्स, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स है वो आरंभ किया गया। पहला तो ये हुआ। दूसरा हम देखिए 1921 में मैन इन इंडिया एक जर्नल प्रकाशित हुआ, उसका नाम था मैन इन इंडिया। नामक एक जर्नल प्रकाशित हुआ। और इसके प्रकाशन ये किया था एससी रॉय ने। फिर जाकर के
1938 में इंडियन साइंस कांग्रेस का इंडियन साइंस कांग्रेस का मीटिंग हुआ कलकत्ता में, का बैठक हुआ कलकत्ता में हुआ, और इसका जो संबंध था वो था एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया, भारत में मानव विज्ञान पर जोर देना। इस कांग्रेस की बैठक का जो संबंध था वो भारत में मानव विज्ञान, भारत में मानव विज्ञान के विकास पर जोर देना था। ये था ये, और तब जाकर के 1939 में, नाम सुना होगा वेरियर एल्विन का, उसने एक बैगा जनजाति पर किताब लिखा, और उसके बाद उसमें उसने चर्चा किया, यहां तक रिपोर्ट भी दिया कि भारत में जो जनजाति हैं उनको अलग थलग छोड़ दिया गया है, तो जरूरी है कि उनको मेन स्ट्रीम में हम लाएं। और तुम लोग पढ़े होंगे मैकाले के विषय में, भारत में जो शिक्षा का जो पूरा जो स्वरूप है उसमें मैकाले का बड़ा सा योगदान, क्योंकि मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से डाइवर्ट करने का प्रयास किया हुआ है। मैकाले से पहले क्या था, हमारे यहाँ जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है कि राजभाषा हिंदी है, तो हमारे यहाँ राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा बनाने की बात कहे थे, पंडित नेहरू राजभाषा पे जोर देते रहे, और जब तक पंडित नेहरू जिंदा रहे उन्होंने यही हमेशा कहा कि हिंदी को थोपा नहीं जा सकता किसी और पर, और हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में कई सारी बोलियां हैं और हम किसी दूसरे पे हमें थोप नहीं सकते हैं। जब पंडित नेहरू का जब देहांत हो गया, जब लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने, उनके समय में इस बात पे जोर दिया गया कि भाई भारत का जो भाषा है राष्ट्रभाषा हिंदी को होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया। तो मैं मैकाले की जो बात कर रहा था कि मैकाले ने क्या किया था, भारत में कि मैकाले का ये मानना था कि भारत का जो भाषा हिंदी है वो तो भाषा, मतलब वो अविकसित भाषा है वो, और इसके लिए जरूरी है कि भारत में इंग्लिश भाषा को लाया जाए, और इंग्लिश भाषा को लाने से आज भारत पिछड़ा हुआ है, जो मेरा अपना मानना है, क्योंकि भाषा एक बड़ी बाध्यता होती है जीवन में विकास से। कहते हैं भारत अभी भी अल्पविकसित है, मतलब विकासशील है, अल्पविकसित नहीं कहो, भारत विकासशील देश है पर विकसित देश नहीं है। और विकासशील मुझे लगता है कि मैं अपने जन्म के बाद से सुनते आ रहा हूं और अभी तक सुन रहा हूं। तो भारत विकासशील से विकसित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बाधा कुछ बना है तो भारत का शिक्षा पद्धति, और उसमें अंग्रेजी शिक्षा। चाइना का जो भाषा है, कौन सा भाषा है चाइना में, कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? चाइनीज भाषा का नाम क्या है? चाइनीज नहीं, चाइनीज नहीं, उसका नाम कुछ और है, उसका मेनिंडार वगैरह कुछ कोई नाम है, मेनिंडार या कुछ ऐसे नाम है। तो चाइना में पहले क्या था ना, वहां पे बहुत सारी भाषाएं वहां भी थी, लेकिन वहां की सरकार को लगा कि नहीं, हमारे विकास में भाषा बाधा बना हुआ है, और बाद में जाकर के उसने अपने भाषा में तब्दीली लाया, पूरे देश की भाषा को एक किया, और वही मेनिंडार की क्या नाम ऐसे ही है, म से ही है वो, और उसको वहां पे उसने लागू किया। नतीजा क्या हुआ कि चाइना में विकास में गति पकड़ा। हालांकि सिर्फ भाषा ही का ही योगदान नहीं, अन्य चीजों का भी योगदान, पर भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ा बैरियर है, और हिंदुस्तान का जो यूथ है वो भाषा से ही निपट नहीं पा रहा है। वो मतलब एक तरफ तुम कंपटीशन की तैयारी करती हो और दूसरी तरफ भाषा के कारण
समाज का जो देखने का नजरिया है, एग्जाम का जो होने का नजरिया है, परीक्षा में मार्क देने का जो नजरिया, उसमें भी कई दफा अंतर लोगों ने महसूस किया है। और सिविल सर्विसेज पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई हिंदी भाषा में रिजल्ट कम क्यों है। तो क्या भाषा के कारण है या कुछ और बात है, या हमारी जो सोच है वो सोच में एक बड़ी से मतलब बदलाव हो गया हुआ है। तो भाषा, अक्सर कहा जाता है कि भाषा देश के वृद्धि विकास में बहुत बुरा प्रभाव डालता है। अगर भारत की भाषा को आज राष्ट्रभाषा कर दिया जाए, राष्ट्रभाषा का मतलब हुआ पूरे राज्यों, मतलब पूरे भारत गणराज्य का एक ही भाषा, कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन आज भी क्या है, लगभग सब, मैंने पूरे जो गवर्नमेंटल जो ऑफिशियल जो काम है वो अंग्रेजी भाषा में होता है। शिक्षा दीक्षा भी अंग्रेजी में होने लगा है। तो क्या हर अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा क्या आईएएस बन ही जाता है, या क्या अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा आईएएस की तैयारी कर ही रहा है? बहुत सारे बच्चे तो टेलीफोन सेंटर में काम करते हैं। दिल्ली के बच्चे या जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसके बच्चे वो छोटे छोटे काम करते हैं, जबकि जो लोकल जगह के जो बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं। तो गांव के बच्चे आ गए शहर में, उनका प्रयास होता है कि हम बड़े कंपटीशन की तैयारी करें। शहर के जो बच्चे यहाँ हैं उनकी भाषा अंग्रेजी होने के बाद भी कहाँ उनमें, सवाल है कि भाषा बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, पर भाषा इतना बड़ा बैरियर है कि देश के विकास को प्रभावित करता है। और देश को अगर विकसित होने में कोई बहुत बड़ा बाधा हिंदुस्तान में है तो भाषा है। तो भारत में मतलब हर काम हुआ है पर धीमे धीमे हुआ है। चलते हैं आगे, इसके बाद देखते हैं हम लोग फिर जाकर के 1939 में वेरियर एल्विन का नाम सुने होंगे, वेरियर एल्विन। ठीक है ना। इसने एक बैगा ट्राइब पर, बैगा जनजाति के ऊपर ठीक है एक किताब लिखा, और इस किताब का प्रकाशन किया। ठीक है। और इसने कहा कि भारत में जनजातियों को उसके अपने रहमो करम पर अलग थलग छोड़ दिया गया है। भारत के जनजातियों को नजरअंदाज कर दिया गया है। कि हालात अच्छी नहीं है। उसे अलग थलग छोड़ दिया गया है। भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया जैसे इसकी। तो अब सवाल है क्या वास्तव में ऐसा हुआ क्या? लेकिन उसने जो रिपोर्ट दिया उसमें उसने यही बातें कहा कि भाई भारत में जो जनजाति है उसकी हालात अच्छी नहीं है और उसे अलग थलग भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। हमें उनके हालात को बेहतर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि 1945 में एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ, ASI। और ये हुआ कलकत्ता में। और BS गुहा को
इसका पहला डायरेक्टर बनाया गया। BS गुहा को पहला डायरेक्टर बनाया गया, फर्स्ट डायरेक्टर ये बना। और 1947 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का स्थापना किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इसका स्थापना DU में किया गया कि अब भारत में जो एक ठोस काम जो है जनजातियों के ऊपर किया जा सके, उनका विश्लेषण किया जा सके, उनके हालात को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस तरह का प्रयास किया जा सके, उनसे संबंधित शोध जो भी हो, पत्र पत्रिकाएं जो भी है, उसका प्रकाशन किया जा सके और सारे साक्ष्यों को जुटाया जा सके, इस दिशा में इसमें पहल किया गया। तो अभी तक जो पूरा का पूरा जो हो रहा था अध्ययन, वो हो रहा था भारत के सुदूर इलाकों में रहने वाले जनजातियों को ऊपर हो रहा था। अब इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई सारी शोध पत्रिकाएं लिखी गई, लोगों ने अपना जो फील्ड वर्क किया उसका अनुभव भी लोगों ने शेयर किया, जिनके पास जो जानकारी थी उन जानकारियों को शेयर किया। कई दफा लोग इंटरव्यू भी किए हैं, लोग महीनों उनके साथ रुका भी है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, और सारा डाटा को ला करके उस पर विश्लेषण किया गया। और इस प्रकार से भारत में मानव शास्त्र विषय के रूप में अपने तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका था, और वो है एनालिटिकल फेज। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब एनालिटिकल फेज में, एनालिटिकल पीरियड। मतलब विश्लेषणात्मक ये चरण है 1950 से, मैंने बताया था पहले भी, 1950 से 1990 के बीच का, जहां पे पहले चरण में आदिवासियों के ऊपर अध्ययन किया गया, दूसरे चरण में संस्थागत रूप दिया गया, शोध अनुसंधान के काम को स्टार्ट किया गया। तो वहीं पे अब तीसरे चरण में जाकर के विश्लेषण कार्य को स्टार्ट किया गया, और जिसके तहत कई भारतीय मानव शास्त्री विदेशी मानव शास्त्रियों से संपर्क साध करके, ठीक है, इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। ये विदेशी मानव शास्त्रियों के संपर्क में आया। और उनके साथ ये इंटरेक्ट करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि चीजों का विश्लेषण बेहतर हो पाया। इसे क्या हुआ, विश्लेषण हो पाया, क्योंकि हम जिन परिप्रेक्ष्यों में चीजों को समझते हैं उस परिप्रेक्ष्य में हमें समझने की जरूरत है। विश्लेषण का मतलब हुआ आप कल्चरल रिलेटिविज्म को, सांस्कृतिक सापेक्षवाद को समझ पाओगे। जैसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद, मान लो ये कॉन्सेप्ट है, ये अब इसे हमें समझना है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अब इसे समझने के लिए विभिन्न संस्कृतियों को समझना पड़ेगा। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मतलब क्या हुआ, अलग अलग कल्चर्स हैं, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर्स हैं, सभी कल्चर की अपनी कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ उसके अपने तत्व हैं, कुछ उसका अपना मैट्रिक्स है, और वो अपने जगह पे अपने लिए वो एक शानदार कल्चर है, और हर कल्चर अपने आप में शानदार कल्चर है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कल्चर अच्छा है, वो कल्चर बुरा है, और वो कल्चर अच्छा है और ये कल्चर बुरा है, अगर उस कल्चर को उसी कल्चर के दृष्टिकोण से हम देखें तब।
सांस्कृतिक साम्राज्यवाद में करते क्या है, प्रत्येक कल्चर की एक अपनी महत्ता होती है, उसके अपना एक मूल्य होता है, अपनी एक उसकी ऊंचाइयां होती हैं, और उसको दूसरे से तुलना करके अध्ययन नहीं किया सकता, बल्कि उसको उसी के रेफरेंस में स्टडी कर सकते हैं हम। जैसे हिंदू हो गया, जैसे मुस्लिम हो गया, जैसे सिख हो गया, जैसे क्रिश्चियन हो गया, ये क्या अलग अलग कल्चर है, इनका अलग अलग विशेषताएं हैं, इनको उसी के हिसाब से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो भारतीय मानव शास्त्री जब विदेशी मानव विज्ञानी के संपर्क में आए और हर एक चीज का विश्लेषण किया, तो विश्लेषण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई सारी अच्छी चीजें जो है वो प्रकाश में आया। ठीक है, नतीजा हुआ कि भारत में भी अब एक डिस्क्रिप्टिव जो है अध्ययन किया जाने लगा, लेख और लिखा जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ, प्रारंभिक अशिक्षित समाज के ऊपर एक विस्तृत अध्ययन आरंभ किया गया। शोध पत्रों, उसे संबंधित शोध पत्रों को प्रकट किया गया। ये काम हुआ यहाँ पे। ठीक है, और इस दिशा में अब विभिन्न तरीकों को अपनाया गया। इस कार्य के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया गया। इसमें से कुछ तरीका मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्या क्या है वो। पहला है यहाँ पे, जैसे टीसी दास के द्वारा किया जाने वाला जीनियोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, अब सवाल बनता है जीनियोलॉजिकल स्टडी कहते किसको हैं? लॉजिकल स्टडी का मतलब हुआ कि जैसे मान लो तुम्हारे अपने पूरे वंश का स्टडी करना। वंश का मतलब हुआ ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, ठीक है, फादर, और तुम्हारा जनरेशन ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। तो ये जो स्टडी करते हो, अपने पीढ़ियों का जो अध्ययन करते हो, उसको जीनियोलॉजिकल स्टडी करना है। और उसके आधार पर जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुआ है उनको हम सामने रखते हैं। ऐसे ही दूसरे एक थे, उनका नाम था एलपी विद्यार्थी। इन्होंने सेक्रेड कॉम्प्लेक्स पे काफी काम किया था। ठीक है, तो इन्होंने सेक्रेड जितने भी सेंटर हैं, पवित्र जो भी संकुल है, पवित्र संकुल या पवित्र केंद्र या पवित्र क्षेत्र, ठीक है, तो ये इन सब पे स्टडी करना शुरू किया। ये जहां पे टीसी दास जीनोलॉजिकल स्टडी के आधार पर अपना अध्ययन किया, एलपी विद्यार्थी चीजों के उसके पवित्रता का हलो
या चीजों के उसके परंपरा कह लो, उसके आधार पर इसने स्टडी किया है। ऐसे ही चट्टोपाध्याय थे, चट्टोपाध्याय और मुखर्जी है एवं मुखर्जी। इन लोगों ने सांख्यिकी सहारा लिया है, सांख्यिकी का सहारा लिया है, और सांख्यिकी के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया है, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया है। मैंने डाटा के आधार पर अध्ययन इन लोगों ने किया है। अब मान लो डाटा के आधार पर अध्ययन करके आप निर्णय लेते हो, तो वो निर्णय तो सोशियोलॉजिकल होगा, वो एंथ्रोपोलॉजिकल डिसीजन नहीं हो सकता है। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल डिसीजन का मतलब हुआ आपको क्षेत्र में जा करके लोगों से मिल करके डाटा इकट्ठा करके प्राइमरी डाटा के आधार पर निर्णय लो, तो हो जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। ये एक प्रकार का सोशियोलॉजिकल अप्रोच था, क्योंकि सेकेंडरी डाटा पर ये निर्भर अध्ययन था ये। और लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो भी पॉसिबल हुआ अपने अपना स्टडी किया और एक अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया, एक रिपोर्ट अपना अपना रिपोर्ट बनाया, अपना अपना प्रकाशन मैंने अपने अपने पुस्तकों को, शोध पत्रों को प्रकाशित किया ये। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज महसूस करते हैं कि जब आप कोई भी काम करते हो और उस पर गहन अध्ययन करते हो, मंथन करते हो, तुलना करते हो, एक रिपोर्ट तैयार करते हो, एक लेख तैयार करते हो, एक शोध पत्र तैयार करते हो और उसका प्रकाशन करते हो, तो यही सब काम जो है ना इस चरण में किया गया था। ठीक है। इवन ये भी हुआ कि कई दुनिया के अन्य देश के मानव शास्त्री भारत भी आए और यहाँ पे आकर के उन लोगों ने अपना एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी किया और स्टडी करके उन लोगों ने जो भी शोध पत्र तैयार किया वो अपने यहाँ भी ले गए, यहाँ भी प्रकाशित किया, जिससे एक नए तरीके का जो आवेग है या संवेग कह लो, हमारे मानव शास्त्रीय अध्ययन में संवेग मिला, गति मिला। यहाँ पे लाइन और दुनिया के अन्य देश के वैज्ञानिक आए और वे अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना शोध तथा अनुसंधान किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मानव विज्ञान के क्षेत्र में कार्य गति को प्राप्त किया। पहले मूल्यांकन का अवधि जो 1990 से अब तक चल रहा है।
रिलेटेड। तो भारत में मानव शास्त्र में क्या हुआ, तो यहाँ पे मूल्यांकन करने की बात आएगा, दो बातें हम लिख सकते हो। जिस प्रकार से मानव विज्ञान धीमे धीमे दुनिया के एक विषय के रूप में स्थापित हुआ है, ठीक वैसे ही और लगभग उन्हीं चरणों से गुजरकर भारत में भी हुआ है। एक दर्जा प्राप्त किया। जिसमें निम्नलिखित चरण थे। पहला पहला क्या था इसमें, स्टडी। पहला क्या था, क्षेत्र कार्य है। पहला है क्षेत्र कार्य, तब है संस्था, तब है इसका विश्लेषण, तब क्या हुआ, अध्ययन विश्लेषण हुआ, तब क्या हुआ है, सिद्धांत बने हैं। सिद्धांत या तुलना वगैरह हुआ है, और ये एक विषय का रूप ले पाया है। सभी जगह पे क्या हुआ, क्षेत्र कार्य हुआ है, सभी जगह पे ग्राउंड वर्क ये हुआ है। उसके बाद नतीजा क्या हुआ, R&D हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, शोध अनुसंधान के लिए संस्था को बनाया गया। संस्था के बनने के बाद उन संस्थाओं में एक विषय के रूप में पढ़ना लिखना शुरू हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, पढ़ना लिखना शुरू हुआ, प्रकाशन शुरू हुआ, लिखना प्रकाशन शुरू हुआ। ठीक है, और तब जाकर के एक इसके अपने निश्चित सिद्धांत बने, और फिर जाकर के विषय बना है। जैसे दुनिया के अलग देशों में लोगों ने किया है, ठीक वही काम भारत में भी भारतीय मानव शास्त्रियों ने किया है। और इस प्रकार से भारत में भी मानव शास्त्र का जो उद्विकास है, जैसे दुनिया में हुआ वैसे भारत में हुआ है। ये बातें आप यहाँ पे ऐसे कर सकते थे।